अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज आप लोगों से मुझे डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ। तो मैंने जो है वो आप लोगों को पिछले दिनों जो काम करवाया था वो आपको ब्रांचेस डिस्कस की थी आपसे। अच्छा बेटा, अब इसमें जो है मुख्तलिफ़ फिनोमेनास के हिसाब से या यूँ समझ लें कि जो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं उन्हीं से कंसर्न्ड कुछ हमारी डेली लाइफ के मुतालिक जो है बात की हुई है कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो हमारी डेली लाइफ से है। हम रेफ्रिजरेटर, जूसर, ग्राइंडर, डिफरेंट जो है दूसरी तरह की अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इनका ताल्लुक़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से है। इसी तरीके से हम अपने जो है वो ट्रैवलिंग के लिए मुख्तलिफ़ जो है वो कार्स, बसेस, एरोप्लेन्स, इसके अलावा रेलवे कैरेजेस वगैरह, तो ये इस तरह की जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो इनका ताल्लुक़ जो है वो थर्मोडायनेमिक्स है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। ऑल ऑफ देम आर डिपेंड अपॉन द इंजन्स। तो इनका ताल्लुक़ जो है वो व्हीकल्स का ज़्यादातर थर्मोडायनेमिक्स से है। इसके अलावा जो है वो हम टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं, इसमें जो सर्किट्स वगैरह हैं, इनके जो बेसिस होती हैं इनकी, वो बेसिस जो हैं वो हमारी सारी की सारी जो है वो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स से बिलोंग करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, बहुत मेन कैरेक्टर है उनका हमारी डेली लाइफ में। अब उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनमें लेज़र टेक्नोलॉजी है जो कि डिफेंस सिस्टम में, मेटलर्जी में, मेडिकल साइंस वगैरह में यूज़ होते हैं। ये तमाम के तमाम जो हैं वो एटॉमिक फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ जो है फिनोमिनास के बेसिस पर जो आप यूँ समझ लीजिए कि जो है कुछ रिएक्शंस के ज़रिए, जो कि आप अभी चैप्टर 19 में भी डिस्कस करेंगे, हम पावर जनरेशन का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। ये बेसिकली एटम की एक ख़ास ब्रांच है जिसको न्यूक्लियर फिज़िक्स कहा जाता है, ये उससे बिलोंग करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी ये बता दूं कि आपके पास जो है जो होमवर्क आप लोगों ने करना है, अब उसमें आप देखिएगा, मैं पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ कर बता रहा हूँ। अब आप इसमें जो है इन चीज़ों को जब आप कॉपी डाउन करेंगे तो ये देख लीजिएगा कि जो है अपने हेडिंग्स में अलग अलग इनको जो है कॉपी डाउन करना है। अच्छा बेटा, इन बेसिस के ऊपर देखें, यहाँ पे इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ मैनी थिंग्स एज अ रूटीन बट वी सेल्डम थिंग्स हाउ दे आर मेड। वी यूज़ सेवरल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी। वी यूज़ सेवरल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस इन आवर होम्स, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जूसर, ग्राइंडर एट्सेट्रा। दे ऑल यूज़ इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आप हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। वी यूज़ बसेस, कार्स, रेलवे कैरेजेस, एरोप्लेन एट्सेट्रा फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज। ऑल ऑफ दीज आर रन बाय इंजन ऑफ दीज व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये आपने कंप्लीट कर लिया थर्मोडायनेमिक्स का। उसके बाद एक नई हेडिंग आप डालेंगे जिसको आप लिखेंगे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। अच्छा, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में वी लिसन टू रेडियो प्रोग्राम्स, वी सी द इवेंट्स फार अवे from us on the television screen and enjoy various programs telecast from the TV stations. In all electronic devices and appliances, solid state physics plays a vital role. अच्छा, यहाँ तक जो है ये कंप्लीट करने के बाद फिर आप एक नई हेडिंग डालेंगे जिसमें आप लिखेंगे एटॉमिक फिज़िक्स। लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज इन डिफेंस सिस्टम, मेटलर्जी, मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी विच हैज़ इट्स रूट्स इन एटॉमिक फिज़िक्स। ये कंप्लीट करने के बाद फिर आप एक और हेडिंग डालेंगे जिसमें आप लिखेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स। मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान यूटिलाइज न्यूक्लियर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एरिया ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स। ये आप लोगों ने हेडिंग्स के साथ काम करना है। अच्छा बेटा, अब इसमें एक टर्म यूज़ हुई है लेज़र। ये एब्रीविएशन है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. अच्छा, ये काम करने के बाद अब आप लोग जो है वो एक बेसिक चीज़ के ऊपर आ जाइएगा, साइंटिफिक मेथड। 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके मुतालिक पढ़ चुके हैं, लेकिन जो 8 क्लास के या 9 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया है। तो आप देखिएगा पेज नंबर 10 है आपका बुक का।
आपने इसको ज़्यादा थॉरोली जो है वो मेंशन नहीं करना है, सिर्फ आपने इनकी बेसिक्स को देखना है। यहाँ सबसे पहले साइंटिफिक मेथड्स में जो है वो आपके पास जो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंट है, थ्योरी, प्रेडिक्शन और लॉज। इनको आपने एक एक दो दो लाइनों में जो है वो डिफ़ाइन कर देना है। ऑब्जर्वेशन ली जाती हैं सबसे पहले, फिर हाइपोथेसिस पे काम होता है, इसके अलावा जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उनके मुतालिक जो है वो थ्योरीज़ पेश की जाती हैं, फिर आने वाले दौर के हिसाब से जो है उनकी कुछ प्रेडिक्शंस होती हैं और फिर बेसिक लॉज बना दिए जाते हैं। ये आपके पास ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंट है, थ्योरी, प्रेडिक्शन एंड लॉज। अच्छा बेटा, अब इस हवाले से जो है वो थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो हमारे पास जो है वो एक टॉपिक यहाँ पे साइंटिफिक मेथड के बाद है, एरर एंड एक्यूरेसी। ये आपके पास पेज नंबर 4 होगा, जिसमें एरर एंड एक्यूरेसी का टॉपिक दिया हुआ है। अच्छा, एरर क्या होते हैं और एक्यूरेसी और क्लासिफिकेशन ऑफ एरर क्या है? एरर गलती को कहते हैं, कोई मिस्टेक जो कि एक्सपेरिमेंट्स के दौरान किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट के दौरान जो है वो वाक़ हो सकती है, तो हम जो है उसको एरर कंसीडर करते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है एरर की। एरर की जो क्लासिफिकेशन है, हम सबसे पहले तो एरर समझ लेते हैं कि एरर है क्या चीज़। अच्छा बेटा, अब देखें यहाँ सबसे पहली चीज़ तो एक ये आ जाती है, फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास कोई 12 इंचज़ का स्केल है और आप उससे मेजरमेंट लेने वाले हैं, लेकिन स्केल जो है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और आपके पास 8 इंचज़ ही रह जाते हैं। अब टीचर अगर आपसे ये कहें कि आप एक 12 इंचज़ की लाइन ड्रॉ करें, तो आप क्या करेंगे कि जो है वो 8 इंच ड्रॉ किया और थोड़ा सा स्केल को स्लाइड करके आगे बढ़ाया और जो है उसके साथ 4 इंच और मिला दिए, तो वो 12 इंच की हो गई। बज़ाहिर तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही लाइन ड्रॉ की है, एग्जैक्ट 12 इंचज़, लेकिन जब आप कोई सही इंस्ट्रूमेंट अपने किसी दोस्त, अपनी किसी सहेली या जो है वो किसी अपने फ्रेंड से लेकर स्केल, जो आपके पास बिल्कुल सही स्केल है, उससे लेकर जब मेजर करते हैं तो पता ये चलता है कि वो जो 12 इंच की लाइन थी उसमें या तो 0.1 ज़्यादा आ गया या 0.1 कम आ गया। ये एरर जो है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी या तो लाइन थोड़ी सी एक पॉइंट ज़्यादा है, 0.1 ज़्यादा है, या 0.1 कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है आपके पास एक्यूरेसी नहीं आई, एरर है, या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या तो उसमें जो है 0.1 ज़्यादा हो रहा है या 0.1 कम हो रहा है। इसको जो है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ज़्यादा हो रहा है 0.1 तो हम उसे इरेज कर देते हैं वहाँ से, यानी मिटा देते हैं, और अगर कम हो रहा है तो बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब है फिर उसके बाद वो करेक्ट हो जाएगा। तो हम फिर इसके मुतालिक यूँ कह सकते हैं कि हम जो रीडिंग ले रहे थे वो बेसिकली वो रीडिंग क्या है, वो एपरेंट है। एपरेंट का मतलब है ज़ाहिरी तौर पे तो हमें लग रही थी कि वो सही है, एपरेंट रीडिंग। लेकिन जब हमने किसी सही और स्केल से मेजर किया तो हमें बाद में पता चला कि उसमें 0.1 ज़्यादा या कम है, तो फिर एक्यूरेसी आ गई उसके अंदर, हमने मिटा दिया या बढ़ा दिया, उसको सही कर लिया, अब उसमें एक्यूरेसी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक्यूरेट वैल्यू आ रही है हमारे पास, मेजरमेंट बिल्कुल सही आ रही है। तो द डिफरेंस बिटवीन एपरेंट एंड एक्चुअल रीडिंग इज़ कॉल्ड एरर। यानी हम इसको जो है वो ये कह सकते हैं कि जो एपरेंट रीडिंग है, यानी ज़ाहिरी तौर पे जो है, और जो एक्यूरेट रीडिंग है, जो एक्चुअल रीडिंग है, उनके दरमियान जो फ़र्क आ रहा है उसको जो है वो हम एरर कहते हैं। अच्छा, अब इसमें इसकी क्लासिफिकेशन है 3 तरह की। एक है पर्सनल एरर। दिस एरर अराइज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन हु टेक्स रीडिंग इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर रीडिंग। सच procedure produces error in taking observations. This type of error can be removed by avoiding this bias. अच्छा, अवॉइडिंग दिस बाइस। अब देखें यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्या हुआ कि हम जब रीडिंग ले रहे हैं तो हमें रीडिंग लेनी नहीं आ रही है, पर्सन जो है उसको जो है सही तरीके से जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर जो है वो उसको कुछ मुश्किलात दरपेश हैं। तो जबकि इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब है इस रीडिंग की एरर को जो है वो हम, क्योंकि रीडिंग सही तरीके से नहीं ली जा रही है पर्सन की गलती की वजह से, इसको ह्यूमन एरर भी कहा जाता है। तो ये एरर उसी वक्त वाक़ होगा जब पर्सन कोई मिस्टेक करेगा, ह्यूमन कोई एरर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, तो इसको जो है वो पर्सनल एरर कहा जाता है। इसी तरीके से एक है सिस्टमेटिक एरर। दिस टाइप ऑफ एरर अराइज due to fault in measuring instrument. This is called the zero error or the instrument error of the
instrument. This error can be overcome by adopting the relevant ज़ीरो एरर करेक्शन. यानी देखें इन जनरल जो है अभी क्योंकि आपने ज़ीरो एरर के मुतालिक अभी ज़्यादा पढ़ा नहीं है किसी इंस्ट्रूमेंट के मुतालिक, तो मैं आपसे इसको यूँ कह दूँ कि अगर किसी जैसे अभी मैंने आपसे स्केल का जिक्र किया था, तो स्केल के अंदर जो है वो क्योंकि वो ब्रेक हो गया था, टूट गया था, इसलिए आप सही तरीके से रीडिंग नहीं ले पा रहे थे, जिसका मतलब ये हुआ कि वो सिस्टम के अंदर जो है वो गलती है, सिस्टम के अंदर कोई एरर है और उसकी वजह से जो है वो फॉल्ट आ रहा है आपकी मेजरमेंट में. तो ऐसे एरर को सिस्टमेटिक एरर भी कहा जाता है, जिसको इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर. इसके बाद आपके पास है रैंडम एरर. दिस टाइप ऑफ एरर में अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन विच आर एट सर्टेन टाइम बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर. This error can be minimized by maintaining certain conditions in the laboratory. For example, change in temperature, humidity and voltage may be controlled. अच्छा, 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल किया होगा 9th क्लास में सॉल्युबिलिटी का. उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उस प्रैक्टिकल के ऊपर इफेक्टेड होते हैं. टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इन जनरल 8th क्लास के लिए 10th क्लास के लिए जो है मैं अगर इसको यूँ कहूँ कि आप लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन सराउंडिंग की कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से जो है वो रीडिंग सही ही नहीं आ रही है. यानी आपने कोई फॉल्ट नहीं किया, सिस्टम में जो है कोई फॉल्ट नहीं है, सिस्टमेटिक एरर नहीं है, लेकिन सराउंडिंग की कुछ कंडीशंस ऐसी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर लेस हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, या जो है फिर और कोई ऐसी कंडीशन है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो उसकी वजह से आने वाला एरर जो है वो रैंडम एरर कहलाएगा, जिसको एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं. अच्छा, इसी तरीके से आप जो है किसी वोल्ट मीटर से मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं वोल्टेज की, लेकिन जो है वो फ्लक्चुएशन हो रही है, तो आप सही तरीके से जो है उसकी रीडिंग नहीं ले पाएंगे. इसका मतलब ये होगा कि ना तो इसमें आपका कोई फॉल्ट है, ना सिस्टम के अंदर कोई एरर है, ये एक्सीडेंटल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जो है एरर वाक़ हो रहा है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रैंडम एरर. अच्छा बेटा, अब ये जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया ये एरर के मुतालिक था, इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वैसे तो मैंने आपको दे दी हैं. अब इसमें कुछ कैलकुलेटेड एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये है कि जब हम जो है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपसे, और क्योंकि ये अभी चैप्टर 2 में भी आएगा टॉपिक, अगेन जो है वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा. अच्छा बेटा, अब इसमें जो है वो एक मेजर चीज़ और वो है आपके पास मुस्लिम साइंटिस्ट. अच्छा, मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं इनमें आपके पास 5 साइंटिस्ट हैं, जिनमें जो है वो इब्नुल हैतम हैं, याकूब अल-किंदी हैं, अबू रेहान अल-बैरूनी हैं, और 2 पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हैं. अच्छा, यहाँ पे जो है जब हम इनको डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास है इब्नुल हैतम. अब आप जब इन्हें लिखेंगे तो सबसे पहले आपने इनको जो है वो कॉपी डाउन कैसे करना है, आपने सबसे पहले जो है इनका इंट्रोडक्शन लिखना है, इनका बर्थ पीरियड है, इसके अलावा जो है जिस जगह पर ये पैदा हुए उस इलाके का नाम है, उस शहर का नाम है. लेकिन ये कंट्रीब्यूशंस नहीं है, ये याद रखिएगा. उसकी वजह यह है कि कंट्रीब्यूशंस आपको नंबर मिलेंगे कंट्रीब्यूशंस पे. उन्होंने कोई बुक लिखी, उन्होंने कोई साइंटिफिक वर्क किया, उनकी कोई अचीवमेंट थी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कंसीडर की जाती हैं, इनके नंबर होते हैं. इसमें बर्थ पीरियड के, उनकी जो है वो जाए पैदाइश के, इन तमाम चीज़ों के नंबर नहीं है. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है. जब आप कॉपी डाउन करें तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इनको पॉइंट्स बना के आप लिखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ इब्नुल हैतम की, तो इब्नुल हैतम एक वेल नोन साइंटिस्ट है, मुस्लिम साइंटिस्ट. अच्छा, मुस्लिम साइंटिस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी, इन जनरल मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि ये एक वक्त में कई ब्रांचेस पर इन्होंने काम किया. मिसाल के तौर पर बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिनमें ये लोग भी शामिल हैं कि जिन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इसके अलावा बायोलॉजी और फिज़िक्स, बेशुमार जो है वो दूसरी ब्रांचेस के ऊपर इकट्ठा जो है एक साथ रिसर्च वर्क किया. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक अथेंटिक हैं और मानी जाती हैं. इब्नुल हैतम भी एक बड़े साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो है वो ज़्यादातर काम जो किया वो लाइट पर किया, लेकिन इनके अलावा भी जो है एक बड़ा स्कॉलर माना जाता था. इनको अब आपकी बुक में ही मेंशन है कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसमें इन्होंने तकरीबन मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन, उन्होंने कई किताबें लिखी. इनकी किताब बहुत मशहूर हुई जिसको किताबुल मनाजिर का नाम दिया गया. अच्छा, किताबुल मनाजिर जो है वो लाइट के उसूलों पर थी या लाइट के रूल्स पर थी, जिनको आज तक अथेंटिक माना जाता है. इनका एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन वो ये था कि इन्होंने कैमरा बनाया था विच इज़ कॉल्ड द पिन होल कैमरा. उस ज़माने के लोग जो है इसको कैमरा ऑब्सक्योरा कहा करते थे, और कैमरा ऑब्सक्योरा का मतलब है डार्क रूम.
इसके मुतालिक डिटेल के साथ आप चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ेंगे अभी। अच्छा, उस दौर के अंदर इसको सन इक्लिप्स और मून इक्लिप्स को जो है ऑब्ज़र्व करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा इन्होंने जो है वो आई का स्ट्रक्चर बयान किया, मिरर के अंदर जो इमेजेस फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस को डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के रूल्स जो है वो डिस्कवर किए, और मुख्तलिफ जो है हवालों से लाइट के बेशुमार जो है वो बेसिस पर काम किया। इसके अलावा एक साइंटिस्ट जो है वो यहाँ पर मुस्लिम साइंटिस्ट है, याकूब अल-किंदी। याकूब अल-किंदी की भी सबसे बेसिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो यही थी कि उन्होंने साइंटिफिक ग्राउंड्स पर बहुत सारे काम किए, जिसमें जो है मोनोग्राफ वगैरह, और इसके अलावा इन्होंने साउंड सिस्टम पे बहुत काम किया। उनकी डिस्कवरीज़ में उन्होंने जो ही एक्सप्लेन म्यूज़िकल नोट्स ऑन साइंटिफिक ग्राउंड एंड डिस्कवर्ड अ मेथड टू एक्सप्रेस द नोट इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। उन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे काम किया फ्रीक्वेंसीज़ के हवाले से, और इसके अलावा जो है उन्होंने बेशुमार जो है वो म्यूज़िकल नोट्स पे फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह को जो है वो सेटअप करके दिखाया है। ही ऑल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड। ही वर्कड इन द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स विच वॉज ट्रांसलेटेड इन लैटिन। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे काम किया और फिर उसको जो है बाद में लैटिन में ट्रांसफ़र भी किया गया। ही वॉज अ मैन डिस्कवर नेचर एंड ही डिड एक्सटेंसिव वर्क ऑफ डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस एंड प्रोमोटेड न्यू थॉट इन मैनी डिसिप्लिन्स ऑफ लर्निंग। अच्छा, फिर एक आपके पास जो है साइंटिस्ट हैं, मशहूर साइंटिस्ट अल-बैरूनी। अल-बैरूनी ने भी बेशुमार वर्क किया और जो है इनको एक बड़ा स्कॉलर भी माना जाता था। अल-बैरूनी ने जो है वो ग्रेट साइंटिस्ट थे। 1973 AD में जो है ये पैदा हुए। इन्होंने तकरीबन 150 से ज़्यादा जो है वो किताबें लिखी, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की बुक्स थी, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, कॉस्मोलॉजी, जोग्राफ़ी, हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी। अच्छा, बेशुमार जगहों पर काम करने के अलावा इन्होंने बेसिकली केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स में भी बहुत काम किया। इनकी सबसे बड़ी जो है एक जो जिस बेसिस पर इन्होंने जो है वो काम किया, पाकिस्तान का एक इलाका था पिंड-दादन ख़ान। पिंड-दादन ख़ान में इन्होंने ज़मीन का सरकमफेरेंस कैलकुलेट किया था, और आज मॉडर्न साइंस इस बात को मानती है कि जो सरकमफेरेंस अल-बैरूनी ने कैलकुलेट किया था तकरीबन वही सरकमफेरेंस है अर्थ का। अच्छा, फिर इसके अलावा ही ऑल्सो मेजर्ड द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। ही डिस्कस, अब उन्होंने जो एक चीज़ को और डिस्कस किया कि ज़मीन जो है वो राउंड है, फ्लैट नहीं है। ही ऑल्सो मेजर्ड द सरकमफेरेंस, अभी जो मैंने आपसे बात की। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ फेजेस के हवाले से जो है मून और सन के फेजेस के हवाले से जो इन्होंने बात की। ज़मीन का लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड मालूम किया। अब उस इलाके का नाम भी आपके पास यहाँ पे मेंशन है, पिंड-दादन ख़ान वो इलाका था, एक छोटा विलेज है जहाँ पर ज़मीन का सरकमफेरेंस कैलकुलेट किया था अल-बैरूनी ने। इसके अलावा जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट पेश किए। ही रिजेक्ट द नोशन दैट अर्थ वॉज स्टेशनरी बॉडी इन द यूनिवर्स। इट वॉज ही हु disclosed that Indus Valley was one of the basin of an ocean. It was gradually filled up by mud. Now it has been confirmed by modern geologist. ठीक है, जियोलॉजिस्ट ने जो है इस चीज़ को एग्री किया कि उनकी जो थ्योरी थी कि यहाँ पे जो है ये मड वगैरह हुआ करती थी जो कि फिल्ड हो गई इसमें, और दरिया सिंध वगैरह के मुतालिक जो उन्होंने बात की थी। इसके अलावा इंडस वैली जो है उसके मुतालिक उन्होंने बात की। तो इनकी डिस्कवरीज़ बेशुमार डिस्कवरीज़ हैं, आप इनके हवाले से जो है इनको पॉइंट आउट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, दो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जिनमें जो है एक बड़ा नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम का। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो 1926 में जो है एक स्मॉल विलेज जो है पाकिस्तान का वहाँ पैदा हुए। अच्छा, अब शुरू से ही जो है वो इंटरेस्ट लेते थे साइंस में। अच्छा, इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ हवालों से जो है अवार्ड्स, स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान में भी हासिल की। फिर कुछ अर्से के बाद जो है फिर ये यूके चले गए और उन्होंने जो है वहाँ पर रिसर्च वर्क भी शुरू किया। मुख्तलिफ़ साइंटिफिक बेसिस पर इन्होंने मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ में काम किया, फ़ॉरेन लेबॉर्ट्रीज़ में। इन्होंने अमेरिकन साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक टीम थी जिसने जो है एक थ्योरी पर काम किया जिसको जो है कहा जाता है ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, विच ऑल्सो कॉल्ड द GUT। और उन्होंने एक इंटरनेशनल बेसिस पर जो है थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स के हवाले से एक सिनेरियो जो है वो डेवलप किया, और इन बेसिस पर, इस थ्योरी पर इनको जो है वो अवार्ड दिया गया, जो कि नोबेल प्राइज़ आपने हासिल किया। नोबेल प्राइज़ जो है वो पाकिस्तान के वाहिद साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, यानी फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाले पाकिस्तान के वाहिद साइंटिस्ट हैं। और पाकिस्तान के वाहिद साइंटिस्ट जो है वो डॉक्टर अब्दुल सलाम ही हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। इसके अलावा जो है एक साइंटिस्ट
जो कि रिसेंटली आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, और उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो है भोपाल में इंडिया में 1936 में जो है पैदा हुए। इन्होंने मेटलर्जी की डिग्री हासिल की MSc फ्रॉम हॉलैंड। अच्छा, अब उन्होंने जो है इसके बाद जो रिसर्च वर्क किया, रिसर्च असिस्टेंट रहे यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा जो है PhD की डिग्री हासिल की लेविन बेल्जियम से, और इसके अलावा जो है ही वर्कड एज एन एक्सपर्ट एट यूरेनिको एनरिचमेंट प्लांट इन हॉलैंड। उन्होंने हॉलैंड में एक एनरिचमेंट प्लांट था जहाँ यूरेनियम की अफजूदगी होती है, जिसको हम कहते हैं कि प्योरीफिकेशन ऑफ यूरेनियम होती है। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अर्से काम किया, और इसके बाद जो है जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ये हम उनका पेट्रियाटिज़म भी कह सकते हैं, स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज़म। ही रिटर्न टू पाकिस्तान टू हिज मदर लैंड। अब उन्होंने यहाँ पे जो है वो बेसिकली काम किया उन्होंने जो है यहाँ पर एक वर्क शुरू किया उन बेसिस पर कि पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाना है, और फिर आखिरकार इसका एक्सपेरिमेंट किया गया चागी में, और उस वक्त जो है पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, और पाकिस्तान को दुनिया ने जो है वो न्यूक्लियर पावर कंसीडर कर लिया। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में दुनिया की वाहिद स्टेट है जिसके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है, और पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वजह से। और फिर उसके बाद जो है इनके ओनर में जो है एक लेबॉर्ट्री है रावलपिंडी में, जो कि अब उनके नाम से जो है वो जानी जाती है, जिसको जो है डॉक्टर कदीर ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने उनकी इन अचीवमेंट्स पर और जो है ओनर में उनको अवार्ड पेश किया जो कि हिलाल इम्तियाज़ कहलाता है। यानी देखिए, पाकिस्तान के 2 साइंटिस्ट बहुत मशहूर जिनका जिक्र आपकी बुक में भी है, एक ने नोबेल प्राइज़ हासिल किया, एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट, और इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो है उन्होंने पाकिस्तान का एक आला सिविल अवार्ड हासिल किया जिसको हिलाल इम्तियाज़ कहा जाता है, और पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने में उनका एक बड़ा कैरेक्टर है। अच्छा बेटा, ये चैप्टर 1 आपका जो है कंप्लीट हो गया है। आज मैंने जो कुछ आपसे डिस्कस किया वो बेसिकली मुस्लिम साइंटिस्ट मुख्तलिफ़ हवालों से 10th क्लास के लिए मैं खुसूसन कहूँगा, और 9th क्लास के लिए भी, ये मुख्तलिफ़ हवालों से ये एग्ज़ाम में आता है, और कभी इनके कंट्रीब्यूशन पूछ लिए जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 साइंटिस्ट के नाम दे दिए, दोनों के जो है वो 2-2 कंट्रीब्यूशन पूछ लिए, क्योंकि मिनिमम क्वेश्चन आपका 4 नंबर का तो है। तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है, इसके अलावा जो है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अनएक्सपेक्टेड है, ये आ सकता है किसी भी वक्त। और मैंने आपसे कहा कि आप वो भी जब लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ, तो आप जो है उनको हेडिंग्स में नोट करेंगे। मैंने आपको पहले ही ये चीज़ समझा दी है। और उसके अलावा जो है जब आप ये मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कस करेंगे तो पॉइंट्स की शक्ल में कीजिएगा इनको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फिर पॉइंट्स में लिखेंगे इनको। अच्छा, अब मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप ये काम कंप्लीट कर लेंगे, और बिल्कुल तरीके से कीजिए, और जो कुछ यहाँ समझाने वाली चीज़ें थी इनको घर पे रीड आउट ज़रूर किया कीजिए, ताकि जो है आपकी भी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो, और आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर फिर से जो है इन तमाम चीज़ों का जिक्र होता रहेगा। तो अब इजाज़त दीजिए, अपना भी ख्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।